नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? तो आप सभी का मैं एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। ये क्लास जो है वो अब आपके रीट एग्जाम या आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स देते हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि विद्यार्थी हम सब लोग जो है वो कभी भी जब भाषा वन का एग्जाम देते हैं, किसी भी एग्जाम में या किसी भी टीचिंग एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट की परीक्षा हो, तो हम साथियों उसमें सबसे पहले क्लियर करते हैं कि उसकी थ्योरी पढ़े। तो हमने थ्योरी पढ़ी हुई है। आप चाहें तो रीड की थ्योरी हमारे एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं। थ्योरी क्लासेस आपको पूरी मिलेंगी हिंदी की। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो फिर एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि सर एमसीक्यूज अगर आप करा रहे हो तो टॉपिक वाइज कराओ, जिससे हमें हर टॉपिक क्लियर हो जाए। तो हमने वो भी कराए हैं। और फाइनली अब हमारे पास एक महीना बचा हुआ है, 27 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 27 फरवरी से ये एग्जाम होना है। तो हम लोग जो है वो अब इस 27 दिन जो है वो एमसीक्यूज चलाएंगे। कैसे? रेंडमली, यानी मिक्सअप होंगे, जिसमें हम आपसे दो चार प्रश्न व्याकरण के, साहित्य के, संधि समास के, प्रत्यय उपसर्ग के, तमाम ये सारी चीजें रहेंगी। तो इस चीज पर हमने ये फोकस कर कर ये क्लास बनाई है दोस्तों। तो चलिए क्लास का आनंद लेते हैं। जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जो भी विद्यार्थी हैं, तो आज का कॉन्सेप्ट कुछ यूं रहेगा दोस्तों कि आज आपको मैं 5 सेकंड दूंगा, देन उसके बाद आपको आंसर बताने हैं, एंड लास्ट में आपको अपना टोटल रिगार्ड करके लिखना है कि हमने इतने प्रश्नों में से इतने सही किए। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी रहेगी। तो सब लोग प्रॉपर तरीके से कमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला ही प्रश्न मैं रखता हूं, और ये रहा हमारा पहला प्रश्न दोस्तों। क्या है पहला प्रश्न, एक बार पढ़ के देखते हैं। और पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, सब लोग जो है वो आंसर देंगे बच्चे। पहला प्रश्न है, मैं अभी किसी का नहीं बताऊंगा एक्चुअल में, लास्ट में जब आप सब लोग जो आंसर करेंगे, तो जितने भी श्योर हैं, और लगभग टोटल लगभग 40 क्वेश्चन हैं। अब 40 में से हम लोग कितने डिफीट करते हैं, 43 क्वेश्चन है, 43 में से आपके कितने आते हैं ये डिसाइड करेगा दोस्तों कि आप जो है वो कितने। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 में से लगभग 43 में से आपके जो आने चाहिए, मेरे हिसाब से, मेरे बिहाफ पर, तो वो आने चाहिए लगभग, अगर किसी के भी 35 प्लस आते हैं तो वो वेरी गुड कैटेगरी में रहेगा, 30 प्लस आते हैं वो गुड कैटेगरी में रहेगा, और अगर किसी के 30 से कम आते हैं तो वो फिर एवरेज कैटेगरी में रहेगा, उसको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कि किसके आते हैं 40 प्लस, जो कि वेरी 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 एक्सीलेंट कैटेगरी में जाएगा। पहला ही प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है आप सभी को बताना है। ऑप्शंस भी बड़े प्यारे हैं, दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, अपने को विशिष्ट समझना। तो देखो यहाँ पर इस विकल्प का तो कोई तात्पर्य बनता नहीं है मित्र, तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ता हूं। रईसी प्रकट करना नहीं होता, दीपावली मनाना भी नहीं। घी के दिए जलाने का मतलब होता है घी के दिए जलाओ, तुम्हारा बच्चा जो है वो सिलेक्शन ले चुका है, इसका मतलब होता है खुशियां मनाना, घी के दिए जलाना। ठीक है, तो खुशियां मनाना, इसका सबसे अच्छा विकल्प जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों। आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। ये रहा हमारे सामने दूसरा प्रश्न, सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सोने में सुहागा या सोने में सुगंध जो पर्यायवाची आता है, सॉरी मुहावरा आता है, उसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, या सुगंधित होना। सोना नहीं, सोना सुगंधित नहीं होना। अगर कोई ये कहता है सोने पे सुहागा या सोने में सुगंध, इसका मतलब है कि कोई सुंदर वस्तु में और सुंदर गुण अगर आ जाते हैं तो कहा जाता है वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव अगर आप यहां करते हैं या करते तो बिल्कुल सही हो जाता। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए चुनना है दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष में रख रहा हूं, ये एक कहावत है, लोकोक्ति है, आंख का अंधा और गांठ का पूरा होना। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अमूमन विद्यार्थियों को पता होता है, क्योंकि सबने ये पढ़ा है, तो सब जानते भी हैं कि आंख का अंधा गांठ का पूरा होने का मतलब क्या होता है। आंख का अंधा मतलब होता है मूर्ख, गांठ का पूरा मतलब होता है पैसे वाला। इसका मतलब है, इसका जो आंसर आएगा वो अंधे के पास धन नहीं, नहीं धन तो है, अंधा परंतु धन, अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी। यहां पर जो है वो कैसा विकल्प आएगा? मूर्ख धनी, मतलब जो मूर्ख है और क्या है, पैसा वाला है। इसीलिए इसका जो विकल्प है वो ऑप्शन बी होगा। तो बी ऑप्शन इसका लगाएंगे दोस्तों, यानी तीसरे प्रश्न का जो सही विकल्प रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां पर हमने सिलेक्शन यानी तीसरे प्रश्न का विकल्प बी चुना, मूर्ख और धनी, या मूर्ख किंतु धनी।
चौथा प्रश्न पढ़िए। चौथे प्रश्न में हमने तत्सम पूछा है आपसे कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, यानी आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 तो तद्भव होंगे। तद्भव शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं परंतु कुछ बदल कर आए हैं, उनको हमने तद्भव कहा। और अगर जो संस्कृत भाषा में जैसे प्रयोग होते हैं सेम ठीक वैसे ही बिना बदले अगर वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग हो रहे हैं तो उन्हें हमने तत्सम कहा है। तो अगर आप संस्कृत भाषा का शब्द पहचान पाते हैं तो वो तत्सम होगा। आइए, क्या ठेस शब्द संस्कृत भाषा का है, क्या भौरा शब्द संस्कृत भाषा का है, क्या जेठ शब्द संस्कृत भाषा का है, नहीं। क्या है, मेघ शब्द संस्कृत भाषा का है। ध्यान रखना, ठेस नहीं है। भौरा की जगह संस्कृत में भ्रमर शब्द का प्रयोग होता है और जेठ की जगह संस्कृत में ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना, है ना। तो ये गलत है। यहां पर जो विकल्प है वो ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं एक और प्रश्न पर, और ये रहा वो प्रश्न, 5वां प्रश्न है। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको सूची बनानी है कि यहाँ पर कौन से योग रूढ़ हैं, कौन से तद्भव हैं, कौन से देशज हैं, कौन से संकर शब्द हैं, ठीक है। खचाखच कैसा शब्द है, तो मैं आपको बता दूं कि जो खचाखच शब्द है वो देशज शब्द में आता है। तो इसका मतलब है आ का तीसरा कहाँ है, आ का तीसरा आप देखेंगे इसमें नहीं है। इसका मतलब मैं पहला ऑप्शन काट देता हूं, हमारे पास अब 3 विकल्प बचते हैं। मुरलीधर, मुरलीधर किसको बोलते हैं, जो मुरली को धारण करता है, अर्थात कृष्ण। मुरलीधर कौन है, कृष्ण है। तो मुरली और धर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे हैं कृष्ण की, इसका मतलब बहुब्रीहि समास। और योगरूढ़ शब्द तो होते ही बहुब्रीहि समास है, ये तो हमने पढ़ रखा था। तो ये तो बहुब्रीहि समास होते ही है, यानी योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं बच्चे, बहुब्रीहि समास होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, यानी बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट कहाँ है, नीचे वाले में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन्हीं में से एक होगा। कौन सा होगा डिसाइड करते हैं। टिकट घर, ध्यान रखना, टिकट घर में टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, इसका मतलब 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। तो यहां देखो जरा कि सी का संकर मतलब चौथा कहां लिखा है, सी का चौथा लिखा है, यहां नहीं लिखा, तो इसको भी काट दो। और इस प्रकार से इस प्रकार की जो पजल है वो हम सॉल्व करते हैं, और यहां जो विकल्प आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से हल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, कैसे हल किया जाता है, ये भी सीखने की जरूरत है। और हम इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे डिटेल में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए जरा एक बार। 6वां प्रश्न पूछा है आपसे और कहा है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये आपको बताना है। हम सब जानते हैं कि हिंदी काव्य में 9 रस होते हैं और प्रत्येक रस का अपना एक स्थायी भाव होता है, ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछा है शांत रस का स्थायी भाव। सबसे पहले रति जो स्थायी भाव है वो किस रस का है, तो ध्यान रखना ये जो होता है वो होता है श्रृंगार रस का। तो यहां हम श्रृंगार रस लिखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद निर्वेद किसका होता है, तो बिल्कुल निर्वेश जो है वो होता है शांत रस का। शोक किसका होता है, तो शोक होता है करुण रस का। वहीं विस्मय किसका होता है, तो ये भी होता है अद्भुत रस का। तो ये आपके सामने है, आपको पता है पूछा किसके बारे में है, शांत रस के बारे में है। तो यहां पर फिर विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको बी मानना, इसको सी मत मानना। इसको क्या हो तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, इसको यहां पर हम जो है वो ऑप्शन बी डाल देंगे और नीचे वाले में क्या डाल देंगे, यहां पर सा लिख देंगे, बा और सा। तो गलत लिखे थे, इनको सही करने का हमारी जिम्मेदारी है। तो यहां पर हम डाल देंगे बा और यहां पर डाल देंगे सा। तो अब हमारा जो विकल्प है वो हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। रसों में संचारी भाव कितने होते हैं, तो मैं बताता हूं। अगर कभी आपसे पूछ ले कि रस कितने प्रकार के होते हैं, आप इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कोई पूछे कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, आपसे कोई पूछे कि अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आपसे कोई पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, विभाव कितने प्रकार के होते हैं, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आपसे कोई पूछे कि संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, तो यहां पर आप रस लिखेंगे 9, विभाव लिखेंगे 2, अनुभाव लिखेंगे 4 और संचारी भाव लिखेंगे 33। कितने लिखेंगे, 33। तो यहां पर आई थिंक कि आपको आपका विकल्प मिल गया होगा। मैं यहां पर
विकल्प डी लगाने का प्रयास करता हूं मित्रों, तो यहां पर विकल्प डी सबसे उत्तम आंसर होगा। विकल्प डी इज राइट आंसर। सबने भी विकल्प डी लगाया है? ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं हम 8वें प्रश्न पर, देखते हैं कि 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। ये देख लीजिएगा जरा एक बार। 8वां प्रश्न है, लिखा हुआ है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। ठीक है, जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो भरत मुनि है ना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भामा है। ऐसे ही रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, आचार्य भरत मुनि, कुंतक, वामन और क्षेमेंद्र है। कमेंट करके बताइए दोस्तों इसमें से विकल्प क्या होगा। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, कमेंट करके बताइए। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ एक बार। बस रीट की क्लास चल रही है। ठीक है सर। चलो हाँ भाई, तो आंसर दोस्तों आपने क्या लगाया फटाफट से बताइएगा। भरत मुनि तो रस संप्रदाय के हैं, ध्यान रखना, तो ये तो होंगे नहीं। कुंतक भी नहीं है और क्षेमेंद्र भी नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक शब्द लिखा है वामन, ये आपका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आचार्य वामन है। ठीक है, अगला है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा। ज्यो ज्यो पटु झटकत हटत हसत और नचावत नैन, आपको बताना है त्यों तो निपट उदार हूं फगवा देत वने न। प्रयुक्त पंक्ति में अनुभाव कौन सा है, ये आपको बताना है। अनुभाव मतलब होते हैं कि रस आने के बाद आपके मन में जब रस आ जाता है तो आपके अंदर जो भाव होते हैं वो कौन से होते हैं। तो याद रखना, ज्यो ज्यो पटु झटकत, पटु मतलब कपड़े झटकना, और कपड़े झटकना किसमें आता है, हमारे शरीर का प्रयोग हो रहा है, हम अपने हाथों से कपड़े झटक रहे हैं। हटत माने हटना, हंसना मुस्कुराना, नचना, नचावत नैन आंख, आंख, तो ये शरीर के अंग हैं, और जहां शरीर के अंग होते हैं तो इनको बोलते हैं काया, और काया से होने वाले जो भाव होते हैं उनको क्या कहते हैं, कायिक। क्या कहते हैं बच्चे, उनको कायिक अनुभाव कहते हैं। तो विकल्प ऐसा देखो जहां कायिक लिखा हो, आप कहोगे गुरुजी ऐसा विकल्प तो ऑप्शन बी में है, तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन बी सही है, यानी कायिक अनुभाव होते हैं, ध्यान रखना। यहां पर वाचिक लिखा है, ये ऐसे अनुभाव है जो वाणी से व्यक्त होते हैं। जहां मानसिक लिखा है, ये ऐसे अनुभाव है जो बॉडी से स्वतः निकलते हैं। सात्विक अनुभाव को ही हम क्या कहते हैं, मानसिक अनुभाव कहते हैं, यह भी ध्यान रखना। आइए 10वां प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। रजब अली खां के गुरु थे, कौन थे रजब अली खां के गुरु, इनमें से कौन थे। गुरु नानक थे जिन्होंने सिख धर्म की संस्थापना की, नहीं। मलुकदास थे, धन्ना था, नहीं। गुरु रजब खां के जो गुरु थे, के गुरु जो थे वो कौन थे, दादू दयाल जी थे, ध्यान रखना। ठीक है, कौन थे, दादू दयाल थे। क्लियर, तो यहां पर हम ऑप्शन बी का चुनाव करेंगे दोस्तों। वेरी गुड। ये साहित्य के प्रश्न है। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है, तो ध्यान रखना विनय पत्रिका जो है बच्चे वो किस में लिखी गई है, ब्रज भाषा में लिखी गई है। यहां पर ऑप्शन बी का विकल्प चुनना है आप लोगों को कि विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। बहुत बड़ा शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति जब हमको ये समझ ना आए कि क्या करना है ना क्या ना करें, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, जो कर्तव्य से विमुक्त हो जाए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, नहीं। जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के लिए जो शब्द आएगा वो आता है किंग कर्तव्य विमूढ़। ओके, तो यहां पर विकल्प बी का चयन हम करेंगे दोस्तों। 13वां प्रश्न हम पढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न कौन कौन सही कर पाएगा। और इस प्रश्न में बहुत सारा सही कर सकते हैं हम लोग। ये प्रश्न जो है वो वाक्यांश के लिए, एक शब्दों के लिए आता है। अंत्यज पूछा है आपसे कि अंत्यज किसे कहते हैं, जो जन्म से अपंग हो, नहीं। जो जन्म के उपरांत त्याग दिया हो, नहीं। जिसका जन्म जो है निम्न वर्ग में हुआ हो, हाँ। अंत्यज का मतलब होता है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, यानी विकल्प सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न है।
बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होता है, यह भी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर बहुज्ञ का मतलब होता है कि बहुत जानने वाला। तो ऐसा कोई शब्द लिखा हो जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा नहीं, जो कम जानता हो नहीं, क्या हो जाएगा, जो बहुत जानकार हो उसके लिए जो शब्द आता है दोस्तों वो आता है बहुज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ जो कम जानता हो, बहुज्ञ जो बहुत ज्यादा जानता हो। सर्वज्ञ शब्द किसके लिए आता है, जो सब कुछ जानता हो, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम ऑप्शन ए लगाएंगे। 15वां प्रश्न, तर्कश किसी का पर्यायवाची है, यानी तर्कस किसे कहते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा, आप ये बताइए मुझे जरा कि ये किसका सिंबल है, ये सिंबल किसका है, ये बताओ जरा मुझे, ये किसका सिंबल है। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो धनुष और बाण है। अब आप जानते हो जिसके पास धनुष बाण होते हैं उसके पास कुछ एक ऐसा भी मटेरियल होता है, और इसमें जो है वो तीर रखे हुए होते हैं। ठीक है, और इस कवर को ही तरकश कहते हैं, या आप इसको तूणीर कह सकते हो, तूणीर भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें बाण रखे जाते हैं। तो यहां पर क्या कहेंगे, इसको निशंग भी कहते हैं, तूणीर भी कहते हैं, इसको निशंग भी कहते हैं। यहां पर निशंग भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको तर्कस, तूणीर या निसंग के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या लगा देना। प्रत्यंचा कौन सी होती है, प्रत्यंचा होती है ये डोरी, इसको प्रत्यंचा कहते हैं। धनुष ये रहा, तीर ये रहा। तो तमाम सारी चीजें ये पार्ट्स हैं जो धनुष और बाण और तीर के होते हैं, क्योंकि उस समय के सबसे फेमस हथियार होते थे। स्त्री का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। स्त्री के बहुत से पर्यायवाची होते हैं, स्त्री के अलग अलग नामों से हम स्त्री को जानते हैं, जैसे नारी है, वनिता है ना, वामा है, ये तमाम स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। तिरिया है, कलत्र है, ठीक है, और भी तमाम पर्यायवाची स्त्री के लिए होते हैं। प्रियमदा है, ठीक है, योषिता है, रमणी है, कामिनी है, बहुत सारे शब्द होते हैं। तो क्या तरुणी भी होता है, नहीं, तरुणी नहीं होता। प्रमदा होता है ना, ललना होता है, ललाम भी होता है, लेकिन तरुणी किसको बोलते हैं, तो तरुणी तो युवती को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। और बाकी के शब्द बिल्कुल हैं। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए के तौर पर हम लगाएंगे, तरुणी नहीं बोलते स्त्री को, ये युवती को नहीं, युवती को बोलते हैं। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। तो आप अगर देखेंगे यथाविधि में समास कौन सा है, अव्यय भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो आप ध्यान से देखना, यहां पर विधि अलग है और यथा अलग है। यथा एक अव्यय शब्द है, आप समझे इस चीज को, और जहां अव्यय शब्द जुड़ा हो, विधि लिखा हुआ है, तो अव्यय पद अगर जुड़ा है तो अव्यय भाव समास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे बने हुए बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे यथाशक्ति लिखा हो, इसमें भी अव्यय भाव समास होता है। ठीक है, ऐसे लिखा होगा यथा रुचि, इसमें भी होता है। ऐसे लिखा होगा यथाक्रम, तो इसमें भी होता है। ठीक है, तो इन सभी में आप देखोगे तो एक ही समास मिलेगा दोस्तों आपको, अव्यय भाव समास। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, इसलिए क्या विकल्प हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे हम सब लोग। आइए एक और प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं कि 18वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था, ये एक अच्छा विकल्प है। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था, मुंबई से, बनारस से, दिल्ली से, या जयपुर से। तो ध्यान रखना, हंस पत्रिका जो निकाली जाती थी वो बनारस से निकाली जाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हंस पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ था, तो बनारस से। रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और याद रखना है रिपोतार्ज जो है वो कहाँ का है, अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, फ्रांसीसी भाषा का वर्ड है, और जापानी भाषा का। तो रिपोतार्ज जो है वो मोस्टली फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, यानी फ्रेंच भाषा के शब्द से जुड़ा हुआ है, रिलेट करता है। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए का हम चुनाव करेंगे। अब आपसे कुछ प्रश्न वर्णमाला उपसर्ग के भी हैं, उपसर्ग के अलावा बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से प्रश्न, जैसे हमने अभी समास देखा, फिर हमने योग रूढ़ शब्द देखे, फिर हमने तत्सम तद्भव देखे। अब जो प्रश्न है वो उपसर्ग से है। प्रश्न क्या है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताना है। तो ध्यान रखना, उपसर्ग होता है उद या उत धन चारण। तो चारण को अलग करोगे तो शब्द क्या निकल कर आएगा, उत। कहीं ऑप्शन में अगर उत लिखा है तो वही आंसर होगा। ऑप्शन में उद भी हो सकता था,
अगर उद होता तो फिर हम उद लगाते, लेकिन उद नहीं है तो क्या लगा दिया उद, क्योंकि ये दोनों ही हिंदी व्याकरण में सेम माने जाते हैं। उत और उद एक ही रूप होते हैं, यानी कभी भी आएंगे तो ऑप्शन एक जैसे आएंगे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित की सही वर्तनी क्या होगी, आपसे पूछा गया है। और शब्द क्या है आपको देखना है। अनुसांगिक कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। अनुसंगिक होता है या अनुसांगिक होता है ये आपको बताना है। आपके विकल्प बहुत सारे हैं, तो अनुसांगिक होता है या अनुसंगिक होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना अनुसंग होता है मूलतः शब्द। अब इसमें लग गया एक प्रत्यय तो शब्द बन जाता है आनुषंगिक, इस प्रकार से बन जाता है। इसका मतलब है आनुषंगिक शब्द होता है। यहाँ पर जो विकल्प है वो ऑप्शन ए के रूप में आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आनुषंगिक नहीं होता, आनुषंगिक शब्द होता है, आनुषंगिक शब्द होता है, ऑप्शन ए लगाएंगे। 22वां प्रश्न पर हम पहुंचते हैं कि कोरवी किस बोली को कहते हैं, यानी कोरवी किस भाषा का, किस बोली का पुराना नाम है, ये आपको बताना है। विकल्प बड़े शानदार है, मारवाड़ी, खड़ी बोली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये सभी बोलियों के नाम हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किस बोली को कोरवी भी कहा जाता है। आई होप सो कि आपके पास इसका आंसर है, मुझे पता है, और आप इसका सही आंसर लगा लेने वाले भी हैं। तो मारवाड़ी तो कोई नहीं लगाएगा, मुझे पता है। अवधि कुछ लगा सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी भी कोई नहीं लगाएगा। लेकिन एक्चुअल में इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि कोरवी जो है, कोरवी सर हिंदी, वर्नाक्यूलर हिंदी और इसे जनपदी हिंदी, रेखता, खड़ी बोली और कोरवी इन नामों से जानते हैं। इसीलिए खड़ी बोली का जो प्राचीन नाम है वो कोरवी है, क्योंकि ये जो खड़ी बोली है वो सबसे पहले कुरु जनपद में बोली जाती थी और कुरु शब्द से ही कौरव बना है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन बी चुनेंगे हम। 23वां प्रश्न, पर्णकुटी शब्द में समास कौन सा है, तो पत्तों से निर्मित कुटी होती है, पर्ण से निर्मित कुटी, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, तत्पुरुष समास लगाएंगे, यानी विकल्प ऑप्शन ए लगाएंगे दोस्तों। 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अथ शब्द का विलोम है। अथ माने होता है शुरू करना, तो इसका विलोम होता है इति, और इति का मतलब होता है अंत करना, समाप्त करना। तो अंत तो नहीं होगा, आदि नहीं होगा, आरंभ नहीं होगा। अथ का जो विलोम होता है वो इति होता है। इसका मतलब है कि विकल्प ए का चयन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, राइट। तो यहां पर हम 24वें प्रश्न का जो आंसर लगाएंगे वो इति लगाएंगे, क्योंकि अथ का मतलब प्रारंभ करना और इत का मतलब अंत करना, एक दूसरे के लिए शब्द आते हैं। इसलिए इसका जो आंसर है वो हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अब हम पहुंचते हैं हमारे 25वें प्रश्न पर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत शब्द का विलोम है। अब शाश्वत समझिए, शाश्वत का मतलब होता है सदैव रहने वाला, जो सदैव रहता हो, जो सदैव बना रहता हो। शाश्वत का विलोम क्या होगा, तो मृत्यु होगा क्या, नहीं। मर्त्य होगा क्या, नहीं। शाश्वत का जो विलोम है वो आप क्षणिक लगा सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ क्षणिक मिला है, तो यहां पर विलोप लगाएंगे। क्षणिक का मतलब होता है जो जल्दी नष्ट हो जाए, शाश्वत का मतलब होता है जो लंबे समय तक चलता रहे। तो कभी भी प्रश्न आए कि शाश्वत का विलोम क्या है, तो क्षणिक लगाना है। नश्वर का अनुस्वर होता है। मृत किसका होता है, तो ध्यान रखना अमर का मर्त्य होता है और जीवन का मृत्यु होता है। और अनश्वर जो है वो शाश्वत का भी होता है और अनश्वर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्षणिक विकल्प सबसे अच्छा होगा, सबसे उत्तम होगा, इसलिए आप दोस्तों इस विकल्प का चुनाव करें। आइए चलते हैं हम हमारे 26वें प्रश्न पर। यह रहा दोस्तों 26वां प्रश्न, पढ़िए जरा एक बार क्या लिखा हुआ। प्रश्न कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताना है आपको कि ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या है। ज्योत्सना का मतलब होता है उजाला, चमक, तो आभा, प्रभा। तो ज्योत्सना का जो पर्यायवाची ज्योत्सना का जो शुद्ध वर्तनी है वो कैसे लिखी जाती है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखना, जो ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी है वो ऑप्शन सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है। अगर आपको सही ज्योत्सना लिखना है तो विकल्प ए का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योत्सना लिखते समय ध्यान रखना आधा ता और आधा सा दोनों ही ना से जुड़कर आते हैं, और इसके बाद ये शब्द बनता है जो। इसी प्रकार से एक शब्द और है जिसे हम उज्जवल कहते हैं। इसमें भी दो जा आधे होते हैं जो कि वा से जुड़े हुए होते हैं, और इसी की शुद्ध वर्तनी जो है वो ये बनती है। ये दोनों ही बच्चे गलत करते हैं, इनमें सुधार करिए और इनको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। क्लियर है यहां तक। तो 26वां प्रश्न का आंसर सूझेगा ऑप्शन ए, ज्योत्सना।
27वां प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बार पढ़िएगा। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। सदृश्य कैसे लिखा जाता है? सदृश्य मतलब जो सामने हो, स्पष्ट हो, सदृश्य हो। तो सदृश्य कैसे लिखा जाता है? तो क्या ऐसे लिखा जाता है? क्या ऐसे लिखा जाता है? नहीं। सदृश्य की शुद्ध वर्तनी जो है यह भी विकल्प ए में है। सदृश्य नहीं होता, सदृश्य होता है। तो ऑप्शन जो है बच्चे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लीजिए, सब लोगों का जो विकल्प है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, कमेंट्स में आज आपके शो नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मोबाइल ओपन करना पड़ेगा जबकि बैटरी डाउन है। तो आज थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपके देख लूंगा चैट पूरी की पूरी, किसके क्या आंसर रहे हैं, और स्कोर आप जरूर बताएंगे, उसमें मैं प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा आपको और कमेंट कर दूंगा। ये ध्यान रखें सब लोग, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने 28वां प्रश्न। गोद में लड़का, शहर में ढिंडोरा मुहावरे का सही सही है। शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए भी चोरों चारों ओर खोजना। ठीक है, मुझे लगता है ये विकल्प इसका सबसे सही आंसर होगा। ये विकल्प जो है इसका सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न लिखा है गोद में लड़का, ऐसे बोलते हैं ना कि बगल में लड़का शहर में ढिंडोरा, गोद में लड़का शहर में ढिंडोरा। इस मुहावरे का अर्थ होता है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर जब खोजते हैं तो इस कहावत का हम प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है कि विकल्प सी इसका सर्वोत्तम उत्तर होना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर हम विकल्प सी का प्रयोग करें। 29वां प्रश्न देखते हैं। पवन का शुद्ध संधि आपको बताना है, संधि विच्छेद करके बताना है। तो सबसे पहले आपको पहचाननी पड़ेगी, अगर मान के चलो पवन लिखा हुआ है तो पवन में संधि कौन सी होगी? तो इसमें यह पहचानो, क्या वा के ठीक पहले छोटा या बड़े आ का स्वर जुड़ा है? अगर हां तो मुझे बताओ। तो बिल्कुल जुड़ा है। वा के ठीक पहले पा है और पा में कौन सा स्वर है? छोटा आ। इसका मतलब इस शब्द के अंदर अब निकल कर आया है और इस अब का मतलब होता है अयादि संधि। और अयादि संधि में अयादि स्वर संधि, और अयादि संधि में अब जो है वो किसके लिए आता है? तो ये आता है ओ की मात्रा के लिए। यानी अगर मैं यहां से वाह हटाता हूं और पा पे से आ का स्वर हटाता हूं तो इसके स्थान पर मुझे पा पर कौन सी मात्रा रखनी पड़ेगी? ओ की। तो मैंने रख दी ओ की मात्रा। ठीक है, प्लस मैंने वाह हटा दिया लेकिन वाह में एक स्वर छुपा है, कौन सा? छोटा आ। और अंत में क्या है? ना। तो अन। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। पौधन अन से शब्द बनता है पवन। तो कहीं देखो विकल्प में पौधन अन लिखा है क्या? आप कहोगे गुरुजी ऐसा ऑप्शन तो ऑप्शन ए में ही मिलता है हमें। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट? चलिए अब हम चलते हैं 31वें प्रश्न पर। 31वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिखा क्या है? निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास का मतलब होता है बच्चे बीच में ऐसे लगा होना और इधर जैसे दिन लिखा है या इधर रात लिखा है, या फिर आप किसी समास को तोड़ो और बीच में आपको क्या मिल जाए? और मिल जाए, या फिर बीच में आपको क्या मिल जाए? या मिल जाए। समझ रहे हो? इस प्रकार से शब्द मिल जाए, या तो डैश मिल जाए या और मिल जाए तोड़ने पर, इस प्रकार से। ठीक है, ये तीनों चीजें मिल सकती हैं कोई भी। ठीक है ना? या फिर कोई विलोम शब्द का जोड़ा हो, विलोम का जोड़ा हो, कोई भी विलोम शब्दों का जोड़ा नहीं होता। चल, आजकल बिल्कुल इसमें है, रातों रात में नहीं है, दिन दिन में सेम है। देखो सेम है, सेम वर्ड नहीं होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए दिन रात। वीर पुरुष में नहीं होगा, इसमें भी नहीं है। यानी इसमें एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें है आज और कल। आज और कल को जब तोड़ोगे, रात और रात नहीं होती, आज या शब्द आता है बीच में, आज या कल। जैसे आज कल मैं देता हूं, इसका मतलब क्या होता है? आज या कल। ठीक है, तो यहां पर या आ गया, ये देखो या लिखा हुआ है, इसका मतलब विकल्प ए 100% जेन्युइन है। ये शब्द आपका एकदम सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है दोस्तों। तो क्लियर है? 31वें प्रश्न का आंसर हमने क्या लगाया? ऑप्शन ए लगाया, आजकल। ठीक है, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है और द्वंद्व समास का उदाहरण है। समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक जो भेद है वो द्वंद्व समास भी है। 32वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। ये रहा 32वां प्रश्न। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? उच्चारण कहां से होता है ये पूछा है। तो ध्यान रखना, आ और ऊ के मेल से बनता है ओ। ठीक है, अब जहां से इनका उच्चारण होगा वहीं से इन दोनों का उच्चारण होगा। आ का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है।
ऊ का उच्चारण कहाँ होता है, ओष्ठ से होता है। तो इन दोनों को मिला दो तो उससे किसका उच्चारण हो जाएगा, तो देखो कंठ और ओष्ठ मिलाकर कहाँ लिखा है, आप देखोगे तो विकल्प डी में कंठ और ओष्ठ से मिलाकर शब्द बन गया है, संधि होने के कारण ये शब्द जो है वो बन गया है कंठोष्ठ। तो यहां पर विकल्प डी सबसे उत्तम उदाहरण होगा, सबसे अच्छा विकल्प के तौर पर निकल कर आएगा। क्लियर है यहां तक सभी को 32वां प्रश्न। आइए अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे 33वें प्रश्न पर, और ये रहा आपके सामने 33वां प्रश्न। लिखा क्या है साथियों, लिखा हुआ है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का जो स्थान है वो क्या कहलाता है। रंगमंच पर पर्दे के जो पीछे का स्थान है वो क्या कहलाता है, पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य, कलाकार दीर्घा। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है और काफी बार पढ़ाया है कि रंगमंच के पीछे जो पर्दा होता है उसके स्थान को नेपथ्य कहते हैं, और जबकि जो रंगमंच होता है और ये जो कला का स्थान होता है जहां पर कला का प्रदर्शन होता है उसे रंगमंच कहते हैं। लेकिन रंगमंच के पीछे जो पर्दे का स्थान होता है या पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। ये मैंने हाईली पढ़ाया था आपको और काफी बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए 33वें प्रश्न का जो विकल्प आंसर आप लगाएं तो वो ऑप्शन क्या लगाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी लगाएंगे। इसी क्रम में मैं 34वां प्रश्न रखता हूं, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। एक्चुअल में दक्षिण में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करने के लिए आलवार भक्तों की एक श्रृंखला हुई, उनका एक समूह था। उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी थी जो यहां आए, 9 थी, 10 थी, 12 थी या 15 थी। तो ध्यान रखना अलवार भक्तों की जो संख्या थी वो 12 थी, ये ध्यान रखना। कितनी थी बच्चे, तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए कि अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी तो हमेशा याद रखना अलवार जो भक्त थे उनकी संख्या जो थी वो कितनी थी, 12 थी, ये ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव, देखो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, यहां पर क्रोध जो है वो किसका स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का। उत्साह जो स्थायी भाव है वो वीर रस का, और जुगुप्सा जो भाव है वो बीभत्स रस का। अब बचा कौन सा, तो याद रखना विस्मय। विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, और आश्चर्य कब आता है, जहां अद्भुत रस होता है। तो ये जो है वो अद्भुत रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है विस्मय, और विस्मय को ही हम एक चीज और कहते हैं, विस्मय को हम आश्चर्य भी कहते हैं, तो यह भी ध्यान रखना है। आइए 36वां प्रश्न देख लीजिएगा। कंधा का तत्सम शब्द क्या है। कंधा जो है वो हिंदी शब्द है, अगर आप इसको संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं शोल्डर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं कंधा, ऐसे ही संस्कृत में इसके लिए जो शब्द आता था वो आता था स्कंध। क्या आता था बच्चे, स्कंध विकल्प आता था, यानी ऑप्शन ये लगाना सी, इसको सी मानते हैं हम लोग, तो ये मत मान लेना बी, इसमें से नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, कोई नहीं। तो यहां पर हम एक्चुअल में इसको बा करते हैं और इसको सी करते हैं, ठीक है। तो यहां जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं। 37वां प्रश्न है दोस्तों, लिखा हुआ है एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती। इसमें अलंकार पूछा है, तो ये कुछ दृष्टांत देने वाली बात हो गई। एक म्यान में जैसे 2 तलवार नहीं रह सकती, किसी और या पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती, यानी नारियां पति का दूसरे से प्रति प्रेम नहीं सह सकती, जिस प्रकार से एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है, आपको उपदेश दे रहा है, और जहां दृष्टांत दिया जाए, है ना, जहां आपको उपदेश दिया जाए वहां दृष्टांत अलंकार होता है, इसलिए यहां पर जो हम विकल्प चुनेंगे वो चुनेंगे ऑप्शन ए, ठीक है। विभावना होगा नहीं, विरोधाभास होगा नहीं, समासोक्ति अलंकार इसमें है नहीं। 38वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। खग कुल 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 सा बोल रहा, इस लय का अंबल डोल रहा, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ध्यान रखना, वैसे तो यहाँ पर 2 बार कुल कुल आया है। खग जो है वो कुल कुल सा बोल रहा, एक तो कुल हो गया ये वाला और एक कुल हो गया ये वाला, तो यहाँ जो कुल है उसका मतलब वंश और एक पक्षियों जैसे वाणी। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, और जहां शब्दों की आवृत्ति हो इसमें अनुप्रास अलंकार भी होता है, ध्यान रखना इसमें अनुप्रास भी होता है,
और यमक भी है, तो यहाँ पर हम विकल्प ऑप्शन ए लगाएंगे। कहीं कहीं इसको श्लेष अलंकार के रूप में भी देखते हैं, तो अलग अलग विधियों से अलग अलग अर्थ में आता है। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ध्यान रखना बच्चे, यहां पर आप ये देखो, मूलतः शब्द जो है वो सरह है। सरह का मतलब होता है तालाब, और इसमें जला हुआ है जा। तो याद रखना, जब भी विसर्ग के ठीक पहले आ और विसर्ग के बाद कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, और इसीलिए सर वैसा का वैसा, विसर्ग की जगह ओ की मात्रा लगा देते हैं, और जा वैसा का वैसा, और इसीलिए बन जाता है सरोज, जिसका अर्थ होता है कमल। यानी जा माने होता है जन्मा हुआ, तालाब से जन्मा, तो तालाब से जन्मा इसका मतलब कमल। तो सरोज किसका पर्यायवाची है, कमल का। तो सरह धन जा, ऑप्शन देखिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी। 42वां प्रश्न देखिएगा, 42वां, घूमने फिरने वाला साधु, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है कि घूमने फिरने वाले साधु के लिए क्या शब्द आता है। क्या हम इसे योगी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, श्रमण? नहीं, जो घूमने फिरने वाले साधु होते हैं उन्हें परिव्राजक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिव्राजक कहते हैं। ठीक है, तो परिव्राजक शब्द किसके लिए आता है, ऐसे साधु जो घूमते फिरते रहते हो, ऐसे साधु जो यायावर हैं, ऐसे साधु जो घूमते हैं, उनको क्या कहता है, परिव्राजक कहा जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुल का नाश करने वाला के लिए एक शब्द बताना है, यानी ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो कुल का नाश कर देता हो। ऑप्शन है, कुलंगार कहेंगे, कुल केतु कहेंगे, कुलावतंस कहेंगे, या कुलंधर कहेंगे। इनमें से कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, ये आपको बताना है। तो कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कुलंगार, कुल केतु, या कुलावंतंस, या कुलंधर। फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना बच्चे, कुल का जो नाश करने वाला होता है उसे कुलंगार कहते हैं। क्या कहते हैं, कुलंगार कहते हैं। याद रखना, जो कुल का नाश करता हो, जैसे कंस, ये कौन है, कुलंगार ही तो है। जैसे कंस हुआ, जैसे रावण हुआ, जैसे हिरण्यकश्यप हुआ, ये कौन है, ये कुलंगार हैं, यानी कुल का नाश करने वाले हैं। इन्होंने अपने कुल के ही नाश कर लिए, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, कुलंगार कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना साथियों। तो चलिए, आज की ये श्रृंखला, आज की ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि आज के प्रश्नों को आपने बहुत अच्छे से हल किया था। अब बारी है मुझे ये बताने की कि आपने लगभग ये 40 प्रश्न रहे होंगे, 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्न आपने परफेक्ट किए, ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैंने अभी किसी को ये जज नहीं कराया है पहले कि आपका सही है, आपका सही है। आप सभी लोगों ने कमेंट्स किए, आपने प्रॉपर आंसर दिए होंगे, मुझे पता है। चाहे मैं सबकी बात करूं, इसमें आज के समय सिहाग भी होगी, नीतू भी होगी, राधिका भी होगी, रूप जी भी आए होंगे, हमारी शारदा भी आई होगी, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, सुनील है, उर्वशी है, राधिका भी है, तो तमाम जो विद्यार्थी हैं, है ना, जो भी नए विद्यार्थी भी जुड़ते हैं, सुमन है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। तो आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, आप सब लोग कमेंट्स करेंगे, और कमेंट्स में ये जरूर लिखेंगे कि गुरुजी हमारे इतने प्रश्न सही थे। 100% मैं रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई मेरा जरूर देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो सेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।